हेलो बच्चों, राधे राधे। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो पिछली बोर्ड की क्लासों में पूछे गए हैं। ये 2022 में आया है, ये भी 2022 में आया है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, इनमें भी स्टूडेंट से गलती हो जाती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। पहला लेते हैं जो 2022 में आया है कि एक अल्फा कण 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये क्या है? अल्फा कण। तो अल्फा कण का आवेश क्या होता है? अल्फा कण का आवेश Q, ये तो +2e होता है, और 2 × इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये हो गया 3.2 × 10⁻19 कूलाम। इस पर बल पूछा है, अल्फा कण पर बल कितना लगेगा? F = QE। वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होता है? QE होता है। Q का मान क्या है? 3.2 × 10⁻19। कितने वैद्युत क्षेत्र में रखा है? 1.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है। दोनों का इंटू कर लो। 15 दूनी 30, 0 3, 15 × 45 और 3 48, 2 प्लेस डेसिमल इंटू 10⁻⁻15। कितना आ गया ये? 4.8 × 10⁻⁻15 न्यूटन का बल लगेगा। तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा? 4.8 × 10⁻⁻15 न्यूटन का बल लगेगा। एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, यह भी 2022 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। बराबर द्रव्यमान के गोलों A व B को क्रम से +Q व -Q आवेश दिया गया है। आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रम से Ma एवं Mb हो तो Ma एवं Mb में संबंध क्या होगा? Ma Mb के बराबर होगा, या ग्रेटर होगा, या लेस होगा, या फिर ग्रेटर देन Mb होगा। एक गोला A है और दूसरा B है, आवेशित किया गया इन्हें। इसे +Q आवेश दिया गया। अब ये +Q से आवेशित हुआ, ये -Q से आवेशित हुआ। आवेश की मात्रा दोनों पे समान है। धन आवेश कब आता है? जब हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को हटाएं, यानी A से इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं और B पर माइनस का आवेश है। इसका अर्थ है B पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा होता है? परिमित होता है वो। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो इसका द्रव्यमान भी अधिक होगा। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो इसका द्रव्यमान कम होगा। तो सिंपल रिलेशन क्या आ गया? यह संभव नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन A से B की ओर ट्रांसफर हुआ है। जितना A पर प्लस आवेश है उतना B पर माइनस आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन A से B की ओर ट्रांसफर हुआ आवेशन के पश्चात, तो A के द्रव्यमान में कमी हुई, A से इलेक्ट्रॉन निकला, A के द्रव्यमान में कमी हुई तो A का द्रव्यमान B के द्रव्यमान से कम होगा। तो ये रिलेशन आ गया, थर्ड वाला करेक्ट हुआ इसमें कि Ma का मान Mb से कम होगा। एक और नया न्यूमेरिकल लेते हैं जो बोर्ड परीक्षा 2017 और 2019 दो सालों में पूछा गया है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। ऐसे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम वैद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेशित कण के भार को संतुलित कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में हम आवेशित कण के भार को संतुलित कर सकते हैं। मान लिया हमारे पास
कोई भी आवेशित कण है, चाहे वो तेल की बूंद हो, वस्तु हो, कण हो, ये कोई धन आवेशित वस्तु है और एक ऋण आवेशित वस्तु है। वस्तु कैसी भी हो, कण भार किधर कार्य करेगा, हमेशा उसका नीचे की ओर कार्य करता है। भार कितना होता है, mg, जहां m क्या है, द्रव्यमान, और स्मॉल g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। भार क्या होता है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के बराबर होता है। जितने बल से पृथ्वी किसी वस्तु को, कण को अपनी ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। mg, माई ऋण आवेश का भी ये नीचे की ओर होगा mg। तो इस पर बल किधर लगना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र में ये बूंद संतुलित कब होगी, ये कण संतुलित कब होगा, जब इस पर लगने वाले वैद्युत बल का मान किधर हो, ऊपर की ओर हो। यदि इसका आवेश q है तो इस पर वैद्युत क्षेत्र में बल कितना लगेगा, QE। किधर लगना चाहिए, ऊपर की ओर। इस पे भी बल किधर लगना चाहिए, इस पे भी बल ऊपर की ओर लगना चाहिए, तभी दोनों संतुलित हो पाएंगे। संतुलित होने के लिए ये धनावेश है, और धनावेश पर बल किधर लगता है, सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होनी चाहिए, यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश पर यह भी ऊपर की ओर होनी चाहिए। यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा होनी चाहिए धनावेश के लिए, क्योंकि धनावेश पे बल ऊपर की ओर कब लगेगा, जब वैद्युत क्षेत्र E की दिशा ऊपर की ओर हो। वो ऋणावेश है, और ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल किस दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होनी चाहिए, नीचे की ओर होनी चाहिए। भार कब संतुलित होगा, जब इस पे बल ऊपर की ओर लगे। ये ऋणावेश है, इस पे बल ऊपर की ओर कब लगेगा, जब वैद्युत क्षेत्र नीचे की ओर हो। ऋणावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो संतुलन के लिए सिंपल रिलेशन आ गया कि दोनों बल आपस में कैसे हों, समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो संतुलन में QE किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। अब यहां पर उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है तुमसे, E का मान पूछा है। द्रव्यमान कितना दिया है, m कितना दिया है, 0.001 मिलीग्राम। इसे चेंज कराओ किलोग्राम में, m को। पहले तो ये वाला पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ेंगी, जिनका अर्थ हो गया नीचे 10 पावर 3, और ऊपर ले जाएंगे तो 10 पावर -3, 10 पावर -3 मिलीग्राम। या फिर अब मिली को चेंज करें ग्राम में पहले, तो 10 पावर -3, और फिर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें, फिर 10 पावर -3, तो कितना हो गया, 10 पावर -9 किलोग्राम द्रव्यमान, किलोग्राम में चेंज। द्रव्यमान मालूम है, ई तुम्हें ज्ञात करना है। इस बूंद पर आवेश कितना है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी Q का मान क्या है, 3e, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, इक्वल टू 3 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। कितना हो गया ये, 4.8 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है तुम्हें, E ज्ञात करना है। तो E इक्वल टू क्या आ गया, mg अपॉन Q। m का मान कितना है, 10 पावर -9, g का मान कितना है, 9.8, Q का मान क्या है, 4.8 इंटू 10 पावर -19। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 98 अपॉन 48 इंटू 10 पावर -19 को ऊपर ले गए, तो +19 हो गई पावर, +19 में से -9 माइनस हो गई, कितनी बची, 10 पावर 10 बची। 2 से कट कर लो,
2 से कितना आ गया ये 49 टाइम्स कैंसिल हो गया 2 से, और ये 2 से हो गया 24 टाइम्स। क्या आ गया 24 से इसे डिवाइड करें तो 24 दूनी 48, 2 कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा ली, 10 हो गया, 10 में टेबल नहीं जाएगा 24 का तो 0 100 हो गया, और 24 जा 96, तो 2.04 इंटू 10 पावर 10। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है न्यूटन प्रति कूलाम। ये वैद्युत क्षेत्र का मान होना चाहिए 2.04 इंटू 10 पावर 10 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं जो वर्ष 2018 में पूछा गया। भुजा स्मॉल ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश प्लस क्यू रखा गया है। बिंदु कैपिटल डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग है ए बी सी और ये बिंदु हो गया हमारा डी। प्रत्येक पर कितना आवेश रखा है प्लस क्यू। ए पर भी प्लस क्यू रखा है, बी पर भी प्लस क्यू, सी पर भी प्लस क्यू और डी पर भी कितना आवेश रखा है ये भी प्लस क्यू रखा है। बिंदु कैपिटल डी पर रखे आवेश जो डी पर प्लस क्यू रखा है इस पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा क्या है ए है, वर्ग की भुजा ए है। अब हम डी के प्लस क्यू आवेश पर बिंदु ए पर रखे आवेश प्लस क्यू के कारण बल ज्ञात कर लें, बी पर रखे आवेश प्लस क्यू के कारण बल ज्ञात कर लें और सी पर रखे आवेश प्लस क्यू के कारण बल ज्ञात कर लें। ए पर आवेश कितना रखा है प्लस क्यू, इसके कारण कितना बल लगेगा। मान लो ये F1 है, ए पर रखे आवेश के कारण डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल F1 है। कैसा होगा नेचर कैसी होगी प्रतिकर्षण की होगी। दोनों आवेश कैसे हैं सेम नेचर के हैं, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो सबसे पहले ए पर रखे आवेश प्लस क्यू के कारण डी पर रखे आवेश पर बल F1 माना है तो F1 इक्वल टू कितना होगा, क्या है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये भी Q है, दूसरे का परिमाण भी Q है और बीच की दूरी कितनी है ये A के बराबर है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर, बीच की दूरी का स्क्वायर, तो Q स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, ये F1 की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। दिशा क्या होगी AD के अनुदिश होगा, ये AD के अनुदिश होगा, ये डायरेक्शन होगी। इसी प्रकार सी पर रखे आवेश, सी पर रखे आवेश प्लस क्यू के कारण डी पर रखे आवेश पर बल F2 मान लें। ये सी पर आवेश कितना रखा है प्लस क्यू, इसके कारण इस पे कितना बल लगेगा F2 मान लिया हमने, तो ये भी कैसा होगा प्रतिकर्षण का होगा। डायरेक्शन किधर होगी दूर की ओर, धन आवेश से ये F2 होगा। F2 कितना होगा परिमाण में
1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी इतना ही होगा। Q इंटू क्यू सेम बिल्कुल, Q इंटू क्यू अपॉन ए का स्क्वायर। दिशा क्या होगी इसकी? सी डी के अनुदेश होगी, ये सी डी के अनुदेश होगी। अब एक तीसरा आवेश रह गया जो बिंदु बी पर रखा है, कितना है ये भी? प्लस क्यू, और प्लस क्यू के कारण डी पर रखे आवेश पर बल ज्ञात कर लें। ये अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? ये डिस्टेंस चाहिए बी डी, और बी डी क्या है? ये तो वर्ग का विकर्ण है। कितना होता है वर्ग का विकर्ण? बी डी। अब दूरी बी डी इक्वल टू a√2 होती है, सब जानते हैं। और वैसे भी याद ना आए तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो। पाइथागोरस तो मैं बी डी कर्ण निकालना है, कर्ण निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट 2a स्क्वायर का अंडर रूट, कितनी आ गई? a√2। ये डिस्टेंस कितनी होगी? a√2 बी डी। अब बी पर रखे आवेश के कारण डी पर रखे आवेश पर बल क्या होगा? इसे F3 मान लो। सेम फॉर्मूला 1/4πε0 Q इंटू क्यू, Q1 और Q2 दोनों ही कितने परिमाण में? Q के बराबर हैं। दूरी क्या है इनके बीच की? a√2 का होल स्क्वायर, तो 1/4πε0 √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2, तो ये आ गई 2a स्क्वायर। ये मान आ गया F3 का, और इसकी दिशा किधर आएगी? BD के अनुदेश। ये भी प्रतिकर्षण का होगा, BD के अनुदेश। ये वैल्यू हो गई F3, ये BD के अनुदेश होगा। अब हमें इन तीनों का परिणामी ज्ञात करना है। तीनों का परिणामी ज्ञात करने के लिए F1 और F2 देखो ध्यान से, परिमाण में तो बराबर हैं, जितना F1 है उतना ही F2 है। 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये भी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो F1 और F2 एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत हैं। समांतर चतुर्भुज का नियम अप्लाई कर लें और इन दोनों का हम परिणामी ज्ञात कर लें। तो समांतर चतुर्भुज के नियम से F1 और F2 का परिणामी क्या होगा? अब F1 व F2 का परिणामी F डैश है, तब F डैश का मान क्या होगा? अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। cos 90 कितना होता है? 0, इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और cos 90 हो गया 0, तो 2F1 F2 इंटू 0। तो इसका थर्ड टर्म कितना हो गया? 0। परिणामी क्या आ गया? परिणामी F डैश होगा अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। और ये भी दोनों कैसे हैं? परिमाण में बराबर हैं। यदि हम ये मान लें कि माना F1, माना नहीं बल्कि F1 और F2 तो बराबर हैं, और इनको बराबर मान लें, F मान लो,
क्योंकि F कोई फोर्स नहीं माना है अभी तक, इन दोनों को F मान लिया हमने। तब F डैश क्या होगा, अंडर रूट F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर। या फिर 2F का स्क्वायर, या फिर F रूट 2, और F क्या माना है हमने, 1/4πε0। F1 F2 को F माना है, कोई सा भी, तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और रूट 2, ये इन दोनों का परिणामी आ गया। 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, इसको हमने F माना था, F रूट 2, तो रूट 2, ये इन दोनों का परिणामी आ गया, F1 का और F2 का। समांतर चतुर्भुज यहां हम पूरा करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन, F डैश की डायरेक्शन ये F3 की दिशा में होगी। अब ये D पर दो बल कार्य कर रहे हैं, F डैश और F3, ये दोनों एक ही दिशा में हैं, तो D पर रखे आवेश Q पर कितना बल लगेगा, दोनों को जोड़ दें, F डैश प्लस F3। अतः D पर रखे आवेश पर नेट बल बराबर F डैश प्लस F3। F डैश कितना है, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और रूट 2 प्लस F3 कितना है, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 2A का स्क्वायर। F3 दोनों को प्लस करने पर क्या कॉमन आ गया, 1/4πε0 कॉमन हो गया, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर भी कॉमन हो गया। क्या बचा, ये बचा रूट 2 प्लस 1/2, रूट 2 प्लस 1/2, ये नेट बल होगा, यही आंसर होगा, ये नेट बल होगा 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो 2015 में पूछा गया। स्मॉल एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे गए हैं। चित्र यह है, A पर -Q आवेश रखा है, B पर +Q है, C पर +Q है। त्रिभुज के केंद्रक है O पर +Q आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। क्या करें हम, इन तीनों आवेशों के कारण, A पर रखे आवेश के कारण +Q पर बल, B पर रखे आवेश +Q के कारण कितना बल लगेगा, C पर रखे आवेश के कारण इस पर कितना बल लगेगा, तीनों को ज्ञात कर लें और फिर तीनों का वेक्टर सम कर लें, सदिश योग कर लें। इसके लिए हमें ये बिंदु O पर रखा है +Q आवेश, तो हमें डिस्टेंस चाहिए, A से O तक कितना है, O से B तक कितना है और O से C तक कितना है। ये केंद्रक है त्रिभुज का, और त्रिभुज के केंद्रक से शीर्षों की दूरी समान होती है, तो जितना OA होगा उतना OB होगा, उतना ही OC होगा। भुजा L है, समबाहु त्रिभुज है, ये भी तुम जानते हो। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, समान होते हैं। तो इस कोण का मान कितना हो गया, ये तो 30 डिग्री होगा। इसको भुजा AO को आगे की ओर बढ़ा लें, मान लो ये D है, अब एक समकोण त्रिभुज बन गया ADB।
समकोण त्रिभुज ए डी बी में हमें ए बी मालूम है, कितनी है, एल। ए डी ज्ञात कर लें। ये कोण 30 का हो गया, कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये आधार हो गया। तो ए डी आधार बटे कर्ण बटे ए बी बराबर cos 30। आधार बटे कर्ण cos 30। ए डी इक्वल टू ए बी cos 30। ए बी कितनी है, एल। cos 30 कितना होता है, √3/2। ये ए डी की वैल्यू आ गई, एल √3/2 होगी। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है, तुम्हें तो OA ज्ञात करना है। OA और AD में रिलेशन क्या है, मैथमेटिक्स सबने पढ़ा है, तो ये तो 2/3 ऑफ AD होती है, AD की 2/3 होती है। ट्रिग्नोमेट्री से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 2/3 इंटू AD कितना है, L √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से ये √3 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया L/√3। OA की वैल्यू आ गई। जितना OA होगा उतना ही OB होगा। OA बराबर है OB बराबर है OC, और ये तीनों डिस्टेंस कितनी आ गई, L/√3 के बराबर आ गई। अब B पर कितना आवेश रखा है, +Q, और O पर कैसा रखा है, ये भी +Q। तो इस +Q के कारण इस पर बल किधर लगेगा, प्रतिकर्षण का होगा, और ये बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में लगेगा। तो ये बल F1 मान लो इसे। इसी तरह से C पर कितना आवेश रखा है, ये भी +Q रखा है, इसके कारण बल किधर लगेगा, ये भी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। कैसा होगा, ये भी प्रतिकर्षण का होगा, तो ये F2 हो गया। अब A पर कितना आवेश रखा है, -Q आवेश रखा है, और -Q इस +Q आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस बल की दिशा किधर लगेगी, ये हमने F3 मान लिया, ये आकर्षण का होगा। अब हम F1 ज्ञात कर लें, F2 ज्ञात कर लें, F3 ज्ञात कर लें, और फिर F1 F2 का परिणामी ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले F1 B पर रखे आवेश के कारण O पर रखे आवेश Q पर बल F1 माना है हमने। F1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q इंटू Q अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है, OB का स्क्वायर, और OB कितनी है, L/√3। तो L/√3 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन L स्क्वायर। F1 मिलाने वाली रेखा के अनुदेश बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। C पर रखे आवेश, C पर रखे आवेश के कारण O पर रखे आवेश पर बल, ये तुमने F2 माना है। F2 कितना होगा, ये भी इतना ही होगा परिमाण में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन, ये भी L स्क्वायर होगा, सेम होगा, ये भी +Q है, ये भी +Q है। अब F3 कितना होगा, A पर रखे आवेश, A पर रखे आवेश के कारण Q पर बल, ये F3 माना है, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो ये भी कितनी है L बाई रूट थ्री, तो ये भी कितना आ जाएगा 3 क्यू अपॉन L स्क्वायर। लेकिन ये बल कैसा होगा, ये तो आकर्षण का होगा, ये F1 प्रतिकर्षण होगा, F2 भी कैसा होगा, ये भी प्रतिकर्षण का होगा। ये आकर्षण का होगा, माइनस आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये इसे आकर्षित करेगा। वैल्यू उतनी ही होगी क्योंकि परिमाण उतना ही है। F1 व F2 का परिणामी बल F डैश मान लो, F डैश हो, तब F डैश की वैल्यू क्या होगी, समांतर चतुर्भुज के नियम से F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, सॉरी, एंगल F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा, यह कितना है, ये पूरा 60 समबाहु त्रिभुज है, तो ये कितना है 30, ये भी 30, ये 30, ये 30, तो ये 60 हो गया, तो ये कितना बचा 120, तो फिर ये भी कितना होगा इन दोनों के बीच, ये भी 120 होगा। तो F1 और F2 के बीच का कोण कितना है 120 डिग्री। F1 और F2 परिमाण में कैसे हैं, समान है, दोनों को F के बराबर मान लो। अब यदि F1 बराबर F2 बराबर F हो, तब F3 भी इतना ही है परिमाण में, तो ये भी F के ही बराबर है, तो F डैश क्या आ जाएगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू, और cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2 इक्वल टू, ये आ गया 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस का F स्क्वायर, क्या आ गया ये F स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू कितना आ गया F के बराबर। और F क्या माना है हमने, जो F1 F2 का परिमाण है, तो सिंपली क्या आ गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 3Q अपॉन L का स्क्वायर, ये F डैश आ गया। इस F डैश की दिशा क्या होगी, समांतर चतुर्भुज पूरा कर लें तो इस F डैश की डायरेक्शन ये भी किधर आएगी, जिधर F3 की डायरेक्शन है। F डैश और F3 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में हैं तो क्या होगा परिणामी F डैश प्लस F3, तो आवेश कैपिटल Q पर नेट बल कितना होगा, दोनों को प्लस कर लें। अतः आवेश प्लस Q पर नेट परिणामी बल कितना हो जाएगा, F डैश प्लस F3, ये होगा नेट बल। F डैश कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन L स्क्वायर प्लस F3 भी कितना है परिमाण में, ये भी इतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन L स्क्वायर, कितना हो गया, ये तो 2 × 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 अपॉन एल स्क्वायर हो गया। ये तो कांस्टेंट है, इतना भी छोड़ सकते हैं हम इसके आंसर को। यहां पे 6 अपॉन एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा सिंपल अगर करना है तो इस 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो इसे 3/2 1 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जो वर्ष 2018 में पूछा गया। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के E/m का अर्थ है आवेश इज टू मास, आवेश और द्रव्यमान के अनुपात की गणना कीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉन की धारा कैसी है, वैद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में है। तो हमने वैद्युत क्षेत्र को कुछ इस तरह से मान लें। बोर्ड के ही तल में मान लो लंबवत ऊपर की ओर है। ये वैद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन है। ई कितना दिया है, ई की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र है। और ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन धारा है। इलेक्ट्रॉन धारा यहां वैद्युत क्षेत्र तक आई। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, नेगेटिव। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने यहां एंट्री की, इलेक्ट्रॉन जा तो रहा था सीधा, लेकिन जैसे ही एंट्री की तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगने लगेगा वैद्युत क्षेत्र के कारण। और वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋणावेशित है। तो इस पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगने लगा नीचे की ओर, और जब बल लगेगा तो यह इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह के पथ पे चलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में चलते हुए कितना विक्षेपित हो जाता है, जा तो रहा था सीधा, लेकिन कितना विक्षेपित हो गया 3.4 मिलीमीटर। इसे y मान लिया हमने, जो इसका विक्षेप है। तो कितना विक्षेपित हो गया 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है, या 3.4 × 10⁻³ मीटर, मीटर में भी चेंज कर लिया। कितनी डिस्टेंस चलने में, 10 सेंटीमीटर चलने में। इसे x मान लो, ये x मान लिया, तो x कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 × 10⁻² मीटर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने यहां एंट्री की तो इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगा, इलेक्ट्रॉन पर बल F कितना लगा, QE के बराबर। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, E, स्मॉल e। तो इलेक्ट्रॉन पर बल कितना हो गया, स्मॉल e × E। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में त्वरण कितना उत्पन्न होगा, F/m, जहां स्मॉल m क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। F की वैल्यू क्या है, E/m। इलेक्ट्रॉन में इतना त्वरण उत्पन्न हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जितने समय में, जैसे ही यहां एंट्री करता है, जितने समय में y के बराबर विक्षेपित होता है, उतने ही समय में कितनी दूरी तय कर लेता है, x के बराबर 10 cm। क्या इस डायरेक्शन में इस पे कोई बल कार्य कर रहा है, कोई बल कार्य नहीं कर रहा। ये तो सरल रेखा में गति है, सीधी। और यदि यहां से यहां तक जाने में इसे t समय लगा, तब इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, अब दूरी बराबर 4 गुणा समय। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है 2 × 10⁻⁷
ये दिया है तुम्हें 2 इंटू 10 प्लस 7 मीटर पर सेकेंड। यहां से हम समय ज्ञात कर लें, कितना लगा उसे, x/v के बराबर। x कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻²। v कितना है 2 इंटू 10⁻7। 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो गया, ये 7 पावर ऊपर गई माइनस में हो गई, तो 10⁻⁹ सेकंड का समय लगा इस इलेक्ट्रॉन को। इतने ही समय अंतराल में ये कितना विक्षेपित हो गया, y के बराबर। गति की दूसरी समीकरण क्या पढ़ी है तुमने, y बराबर ut प्लस हाफ a² x अक्ष मान लो इसे, तो इस दिशा में कोई त्वरण नहीं है, सीधा x बराबर vt। लेकिन इस डायरेक्शन में जैसे ही यहां पे एंट्री की तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा। तो y इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू क्या है, ई अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर। ये टर्म तो 0 हो गया, y इक्वल टू क्या बचा 1/2 ई अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो E/m ज्ञात करना है। इससे E/m तो इक्वल टू 2 का इधर इंटू हो गया तो 2y, और E/m निकाला है हमने तो ET² इसके अपॉन में आ गया। देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, m/2y इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई t²। इनकी वैल्यू मालूम है, y कितना दिया है 3.4 मिलीमीटर, यानी 3.4 इंटू 10⁻³ मीटर। e कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, और t कितना आया था 5 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व आप अपने आप करें। आंसर बता देता हूं मैं इसका आंसर आएगा 1.7 इंटू 10⁻11। कैलकुलेशन करनी है, यदि ना कर पाओ तो मुझसे पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा ये कैलकुलेशन करनी। पहले इन दोनों का इंटू करना है, 16 पंजे 80 होता है, 8 हो गया। इन दोनों का इंटू कितना हो गया 6.8 को 8 से डिवाइड करना है सिंपली, तो ये आएगा 1.7 इंटू 10⁻11। यूनिट क्या होगी E/m है, E क्या है आवेश, m क्या है द्रव्यमान, तो आवेश का मात्रक कूलाम और द्रव्यमान का किलोग्राम, तो यह हो गया कूलाम प्रति किलोग्राम। यह होगा आंसर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।